Hello everyone, you are welcome to Freedom Classes channel. Today I am going to discuss about force on electric dipole in a uniform electric field. आज हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। सपोज दैट ये डायपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज पे और इसके बीच की दूरी जो है 2L है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे सेंटर हो गया। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक है ना फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा F = QE, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इस नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा F = QE। इस कंडीशन में हम लोग को जानना है कि फोर्स का वैल्यू जो है, नेट फोर्स जो है कितना होगा डायपोल पे, जो नेट फोर्स लग रहा है कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसे दोनों का डायरेक्शन क्या है, अब एक का डायरेक्शन है, एक फोर्स जो है प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दूसरा माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 के लगभग आएगा। तो हम लोगों को अब दिखाना है कि माना AB, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, AB कोई, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर P है, AB कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O, लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P है। डायपोल के पॉइंट A पर माइनस क्यू चार्ज तथा पॉइंट B पर प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल को एक समान है ना इलेक्ट्रिक फील्ड
में रखा गया है। तो प्लस क्यू ई कि प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू ई फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में तथा माइनस क्यू चार्ज लगने वाला बल क्या होगा? क्यू ई है ना, फील्ड के विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा की वजह से यहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है इसके है ना जस्ट अपोजिट है, फील्ड के जस्ट अपोजिट है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अतः डायपोल पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? F बराबर, परिणामी बल को F मान लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो F बराबर इसके वजह से प्लस Q के वजह से क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और माइनस क्यू ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस क्यू ई, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो F इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है डायपोल पे जो है नेट फोर्स जो लग रहा है F नेट है ना, तो F नेट कितना हो गया? 0। एक फील्ड के डायरेक्शन में, दूसरा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए दोनों का रिजल्टेंट जो है, परिणामी बल जो है कितना हो गया? F नेट 0। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना आएगा? फोर्स 0 आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग फिर है ना नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। तो तभी तो फोर्स के बारे में निकाले थे कि फोर्स जो है डायपोल पे किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पे क्या होता है, F नेट का वैल्यू किसी डायपोल पे क्या होगा। अब हम लोग टॉर्क का वैल्यू जानेंगे कि टॉर्क कितना होगा किसी डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। टॉर्क कहते हैं बल एवं बलों के बीच के है ना लंबवत दूरी के गुणनफल को टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, तो टॉर्क जो है, जैसे टॉर्क कहीं रोटेट होता है कोई भी चीज़, जैसे किवाड़ी है ना, वो कब्जा के अलोंग जो है रोटेट होता है, जैसे घूमता है, तो डैट इज टॉर्क है ना। तो अब देखिए, अब टॉर्क जो है बहुत जगह टॉर्क लगता है, ऐसा बात नहीं है कि एक एग्जांपल में आपको बता दिए कि टॉर्क जो है जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग है ना मूव कराते हैं, रोटेट होता है, जहाँ पे रोटेशन होगा तो वहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टॉर्क का डिफिनेशन हम लोग लिख लें।
टॉर्क इसको हम लोग हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। बलों, है ना, बल एवं बल, है ना, बल के बीच के लंबवत, बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ, इसको हम लोग हिंदी में टाउ कहते हैं। टाउ द्वारा सूचित किया जाता है ना। टॉर्क क्या है? यह एक सदिश राशि है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ठीक है। तो हम लोग जो है टॉर्क समझ गए। अब हम लोग डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। अब डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं। तो देखिए, तो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म हम लोग बनाते हैं, है ना, इतना ही दूरी पे आप लोग स्केल से बनाइएगा तो लाइन सीधा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक डायपोल इसके बीच की दूरी हम लोग जानते हैं 2L होता है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो देखिए, इस पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा QE के बराबर। और इधर जो लगेगा इसका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा -QE के बराबर, ठीक है, देख सकते हैं। इधर फोर्स QE क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में है, इधर फोर्स -QE क्योंकि फील्ड के विपरीत दिशा में है। सपोज दैट ये जो है डायपोल थीटा एंगल से
थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, झुका हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर खींच देते हैं और इस पे एक परपेंडिकुलर इधर हम लोग खींच लेते हैं, है ना। तो एक तरह से, और यहाँ पे देखिए ऐसे भी हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि ये और ये है ना, यदि इस सेंटर से हम लोग ये लाइन खींचे, इसका नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, है ना, एन ही दे दीजिए, ओ एन, और बी से एन पे हम लोग क्या कर दिए, एक परपेंडिकुलर खींच दिए, लंब खींच दिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो अब देखिए जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसको थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से टोटल लंबाई L था, तो टोटल लंबाई क्या था, L था, तो सेंटर से इस A पॉइंट की लंबाई क्या हो जाएगा, स्मॉल ये L हो जाएगा। उसी तरह सेंटर से B की लंबाई भी क्या हो जाएगा, पॉइंट B की लंबाई L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये सपोज डेट इस पॉइंट को हम लोग एन डैश मान लेते हैं, एन डैश है, तो ए एन डैश का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे ओ एन का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए है ना, तो देखिए हमको एल पता है ना, और ये ओ एन है ना, बेशक हमको ये परपेंडिकुलर वाला चाहिए, ए एन डैश का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ए ओ एन डैश में, है ना, ट्रायंगल ए ओ एन डैश में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, है ना, ए एन डैश अपॉन ए एन डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है, एल है, तो इसलिए ए एन डैश का वैल्यू हो जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा एल साइन थीटा। तो इसको हम लोग एल साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह इस ट्रायंगल में चले, एंड ट्रायंगल ओ एन बी, ओ एन बी, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन बाई, है ना, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है, एल है, तो इसलिए ओ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा। तो इसीलिए तो यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की, तो ये एल साइन थीटा प्लस ये वाला एल साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2l साइन थीटा, ये हो गया 2l साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक की दूरी हम लोग मिल गया, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और टॉर्क वेक्टर पी है, तो हम लोग लिख सकते हैं, माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका केंद्र O
लंबाई 2l तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर p है। डायपोल के पॉइंट A पर -q चार्ज तथा पॉइंट B पर +q चार्ज है। ठीक है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाता है। फील्ड के साथ थीटा कोण बनाता है। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगने वाला बल प्लस q चार्ज के कारण फील्ड के दिशा में लगने वाला बल F बराबर QE तथा -q चार्ज के कारण फील्ड के विपरीत दिशा में लगने वाला बल F बराबर -QE। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। शायद यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर हम लोग को मिला। तो इसका मतलब है कि कपल ऑफ फोर्स यहाँ पे बन रहा है। तो कपल ऑफ फोर्स यानी उसको हिंदी में बल युग्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार एक बल युग्म कपल ऑफ फोर्स बनता है जिसके बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं। 2l साइन थीटा। अतः
डाइपोल पर, है ना, अतः डाइपोल पर टॉर्क बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को हम लोग टॉ से, या टॉर्क को टॉ से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा, हम लोग बल आघूर्ण को क्या बताए थे, बल एवं बलों के बीच के लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए टॉर्क शब्द का मतलब होता है ये रोटेट हो रहा था, जैसे ये डाइपोल है, देखिए थीटा एंगल से मतलब ये रोटेट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, लंबा दूरी क्या है ना, तो क्यू ई इंटू साइन 2L साइन थीटा, या टॉर्क बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को हम लोग P लिखते हैं, ये P के बराबर होता है, तो Q इंटू 2L के जगह पे PE और, है ना, P और E, तो इधर साइन थीटा आ जाएगा, तो इसीलिए ये वैल्यू हम लोग को जानना है। तो आज से इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क, इसी को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा, जस्ट हम लोग ने अभी जस्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, आगे इसका यूज होगा। चलिए अब कुछ केसेस है, क्या केसेस है, तो है ना, जब डायपोल फील्ड के दिशा में हो, जब डायपोल फील्ड के दिशा में हो केस नंबर 1, जब डायपोल फील्ड की दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसीलिए टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क बराबर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। केस नंबर 2, जब डायपोल फील्ड के विपरीत दिशा में हो तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं, टॉ बराबर PE साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये भी टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तीसरा केस हम लोग लिख सकते हैं, जब डायपोल फील्ड के लंबवत दिशा में हो तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा PE इंटू 1, तो PE के बराबर हो जाएगा, तो ये साइन 90 का वैल्यू
1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग ने तीनों केस में देखा टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ना ज्ञात करेंगे वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है घुमाने में। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कहीं आपको प्रूफ करने दे दे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, यदि ढंग से समझ ले तो सिंपल ही है। तो चलिए हम लोग पहले की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते बनाते हैं। सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर दिया। ये डायपोल है, डायपोल का ये पॉइंट ए, ये डायपोल का पॉइंट बी है, और ये डायपोल का सेंटर है यहाँ पे। तो अब देखिए इधर तो हम लोग जानते हैं, इधर फोर्स जो लग रहा है एफ फील्ड की दिशा में, एफ बराबर क्यू ई। यहाँ पे फील्ड के अपोजिट दिशा में लग रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे अपोजिट दिशा में लग रहा है तो यहाँ एफ बराबर माइनस क्यू ई हो जाएगा फोर्स का वैल्यू इस डायरेक्शन में। और ये फील्ड के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए बहुत कम एंगल से। सपोज डैट हम लोग थीटा को थीटा 1 मान ले और थोड़ा सा रोटेट करते हैं, उसको थीटा 2 मान लेते हैं। तो अब इसको रोटेट करके ऐसे, अब इसका जो रोटेशन होगा है ना, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे रोटेट करवाते हैं तो ये हल्का, सपोज डैट ये डायपोल मेरा इतना हम रोटेट हुआ और ये सपोज डैट डी थीटा से रोटेट हो गया, इसके बीच का एंगल डी थीटा है। तो हम लोग को इसको रोटेट कराने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा यही ज्ञात करना है, यही कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली इसका जो है टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम लोग रोटेट करा रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जब थीटा एंगल से रोटेट करा रहे थे तब हम लोगों को टॉर्क का वैल्यू आया था इससे पहले पी ई साइन थीटा है ना, पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा जो है उसके बीच का एंगल हो गया। तो यही चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका, और इसके बीच का डायपोल के बीच का दूरी हमेशा 2l हम लोग लेते हैं, 2l लेते हैं। तो जिसका केंद्र O
लंबाई 2l तथा डायपोल मोमेंट वेक्टर p है। पॉइंट A पर -q चार्ज तथा पॉइंट B पर +q चार्ज है ना। डायपोल को है ना, डायपोल को है ना हम लोग घुमाएंगे कहाँ से, θ1 से θ2 तक घुमाने में क्या क्या कार्य ज्ञात करना है। तो लेकिन फ़िलहाल डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो लिखेंगे डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो θ1 से θ2 तक, θ1 तो डायपोल को θ1 से θ2 है ना कोण तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारा पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया हूँ। जैसे ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O है, लंबाई 2l है ना, पॉइंट A पे -q चार्ज, पॉइंट P पे +q चार्ज है। ठीक है, तो डायपोल को कहाँ पे रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल जो है अभी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि इसी डायपोल को θ1 से θ2 है ना तक घुमाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हमें ज्ञात करना है। तो किसी क्षण मान लेते हैं कि डायपोल द्वारा तो लिखेंगे यहाँ किसी क्षण डायपोल फील्ड के साथ थीटा कोण बनाए तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा। नेक्स्ट, डायपोल को d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य यानी d थीटा से घुमाएंगे तो d थीटा का मतलब बहुत स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल। तो बहुत कम एंगल से ये मतलब डिस्प्लेस हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये इसको हम लोग dw लिख सकते हैं। तो dw बराबर, तो वर्क डन क्या होता है हम लोग जानते हैं, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर मोशन में आता है, लेकिन ये क्या है, रोटेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे फोर्स के बदले क्या आएगा, टॉर्क आएगा, क्योंकि रोटेट हो रहा है, टॉर्क हम लोग लिखेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो थीटा जो डिस्प्लेस हो रहा है डेट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, टॉर्क इनटू डी थीटा, इसको हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंकोनीय विस्थापन इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, तो देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब चलिए, अब हम लोग को वर्क डन पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया, लेकिन अब जो है हम लोगों को बोल रहा है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए, तो इस कंडीशन में थीटा 1 से थीटा 2 तक जो हम लोग रोटेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग, है ना, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि छोटा छोटा वर्क डन है, तो उसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे तो नहीं आएगा, देखते हैं कितना तक आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर यहाँ हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे। और थीटा 1 से है तो ये लिमिट लगा देंगे थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है ना, ये लोअर लिमिट हो गया, ये हायर लिमिट हम लोग, है ना, पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब डी डब्ल्यू का, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स, हम लोग डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, एक्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सिर्फ हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट है, तो इसमें देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है पी ई, तो इसको बाहर कर देते हैं, थीटा 1 टू थीटा 2, तो इसके अंदर में क्या है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस कॉस एक्स। चलिए अब हम लोग मिटा रहे हैं, तो W का वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे P और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस फॉर्मूला का माइनस कॉस थीटा 2, अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस कॉस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो इसके जगह पे है, इस कॉस में इस थीटा की जगह पे है कॉस थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट, दूसरा लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये तो पहले से माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा 1 करके लिखेंगे। तो W बराबर हो जाएगा पी ई, ये माइनस कॉस थीटा 2
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा 1 पॉजिटिव में है, प्लस में, तो इसको इधर लिख लेते हैं और माइनस वाले को इधर, कॉस थीटा 2। तो ये हम लोग का वर्क डन निकल गया, है ना। तो ये हम लोग का वर्क डन आ गया। इसी तरह हम लोग जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी इतना ही आएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वर्क डन पूछा जाता गया है हम लोग को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है। और वर्क डन ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लोग रोटेट कराते हैं किसको? डायपोल को। तो डायपोल को रोटेट कराने में जो वर्क डन आया है हम लोगों का इतना आया। ठीक है। आप नोट चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए एक स्पेशल केस हम लोग लेते हैं। जब डायपोल को जीरो डिग्री से थीटा, है ना, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं थीटा 1 बराबर क्या? 0 डिग्री, और थीटा 2 का वैल्यू थीटा ही मान लेते हैं। थीटा 0 से थीटा तक ही घुमाना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री माइनस साइन कॉस, फार्मूला में कॉस होगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पी कॉस 0 का वैल्यू 0 डिग्री का 1 माइनस कॉस थीटा। ना हम लोग लिख सकते हैं पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।